हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सिविल डिकोडर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए ये वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि सारे इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। चाहे आप वो बिलिंग इंजीनियर के इंटरव्यू देने जा रहे हो, या साइट इंजीनियर के इंटरव्यू देने जा रहे हो, या फिर आप क्वान्टिटी सर्वेयर के लिए जा रहे हो, तो आपके सिविल इंजीनियरिंग के सारे इंटरव्यूज़ के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। Now our first question for this video lecture is what is the bending moment and shear force। यानी कि बेंडिंग मोमेंट क्या है और shear force क्या है, एक्सप्लेन करें। ये सिविल इंजीनियरिंग का बिल्कुल ही बेसिक पार्ट है। ये आप स्ट्रक्चर के पार्ट में या आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, तो आप हर जगह ये सब पढ़ते हो। तो ये इंटरव्यूअर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ही बेसिक है। तो आइए देखते हैं कि shear force और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। A bending moment is the reaction induced in a structural element when an external force or moment is applied to the element causing the element to bend। यानी कि किसी भी हमारे एलिमेंट पे जब एक्सटर्नल फोर्स या मोमेंट लगता है तो एलिमेंट बेंड होती है, तो उसे ही हम बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। द मोस्ट कॉमन और सिंपलेस्ट स्ट्रक्चरल एलिमेंट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट इज बीम। यानी जो सबसे कॉमन एलिमेंट जो है जिससे बेंडिंग मोमेंट देखा जा सकता है, बेंडिंग मोमेंट, वो हमारा बीम होता है। जब भी हम बीम के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं तो बेंड होता है, तो उसे हम बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। शियर फोर्स इज द फोर्स इन द बीम एक्टिंग परपेंडिकुलर टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्स एक्सिस। तो शियर फोर्स क्या होता है, बीम के जो लॉन्गिट्यूडनल एक्स एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर काम करता है। डिजाइन पर्पस द बीम एबिलिटी टू रेजिस्ट शियर फोर्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन एबिलिटी टू रेजिस्ट एन एक्सियल फोर्स। यानी किसी भी बीम के लिए उसका शियर फोर्स रजिस्ट करने का एबिलिटी उसके एक्सियल फोर्स रजिस्ट करने से ज़्यादा होना चाहिए। एक्सियल फोर्स इज द फोर्स इन द बीम एक्टिंग पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। यानी कि एक्सियल फोर्स जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल होता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा अगला सवाल वो ये है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग ऑफ कंक्रीट प्लेस्ड ऑन द एक्सपोज्ड टॉप ऑफ एन एक्सटर्नल वॉल। यानी कि जब भी हम रेलिंग बनाते हैं, घर के चारों तरफ बनाना हो या किसी फैक्ट्री के बाहर बनाना हो या किसी फार्म के बाहर बनाना हो, तो हम कोई भी रेलिंग बनाते हैं ब्रिक वर्क करके, तो उसके ऊपर हम कुछ शेप बनाते हैं। तो उससे उस प्रोसेस, शेप बनाने के प्रोसेस को या उस एलिमेंट को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कोपिंग। यानी कोपिंग इज द कवरिंग ऑफ कंक्रीट प्लेस्ड ऑन द एक्सपोज्ड टॉप ऑफ एन एक्सटर्नल वॉल। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ब्रिकवर्क के ऊपर जो ये टेपर करके एलिमेंट बनाया गया, इसे हम कोपिंग करना कहते हैं। इससे क्या होता है कि बारिश का पानी जो है डायरेक्ट हमारे ब्रिकवर्क में पेनिट्रेट नहीं होता और हमारी रेलिंग की जो लाइफ है, हमारी जो ब्रिकवर्क की लाइफ है, वो लंबे समय तक रहती है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मेनी आवर्स शुड सीबीआर सैंपल बी सोक्ड। यानी कि सीबीआर सैंपल क्या होता है, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट करते हैं। उसमें हम कुछ सैंपल्स तैयार करते हैं सॉइल की, वो टेस्ट करने के लिए। तो उसे हम कितने देर तक सोक करता है पानी के अंदर। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए कि सीबीआर सैंपल को कितने देर तक पानी में सोक किया जाता है। तो वो पीरियड होता है 96 आवर्स का। यानी कि 96 आवर्स तक सीबीआर सैंपल को सोक किया जाता है। अब सीबीआर कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट जो है हमारा, वो कैसे परफॉर्म करते हैं उसके लिए मैं एक अलग वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। उसमें आपको पूरे टेस्ट करके दिखाऊंगा कि सीबीआर सैंपल टेस्ट कैसे करते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि व्हाट इज बर्स्टिंग रेनफोर्समेंट। तो बर्स्टिंग रेनफोर्समेंट क्या है, आप इससे क्या समझते हैं। तो जनरली ये बर्स्टिंग रेनफोर्समेंट जो टॉपिक है ये आपके प्री टेंशनिंग या पोस्ट टेंशनिंग का पार्ट का है, बट ये मैक्सिमम अकर होता है प्री टेंशनिंग जब हम करते हैं उसमें। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा प्री टेंशनिंग या पोस्ट टेंशनिंग क्या होता है। और ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम इंटरव्यूज में, कभी रिटन टेस्ट में भी एक्सप्लेनेशन मांग लेते हैं या ओरली भी पूछ लेते हैं कि बर्स्टिंग रेनफोर्समेंट क्या है, बताइए। तो आइए देखते हैं। टेंसाइल स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड ड्यूरिंग प्री स्ट्रेसिंग ऑपरेशन। यानी कि जब भी हम प्री स्ट्रेसिंग ऑपरेशन करते हैं, कहीं भी प्री स्ट्रेसिंग करते हैं, तो क्या होता है कि टेंसाइल फोर्सेज डेवलप हो जाता है एंड द मैक्सिमम बर्स्टिंग स्ट्रेस अकर। इसकी वजह से क्या होता है कि बर्स्टिंग स्ट्रेस डेवलप होता है वेयर द स्ट्रेस ट्रेजेक्टरीज आर कॉन्केव टुवर्ड्स द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड। जहाँ पे जो हमारा स्ट्रेस का ट्रेजेक्टरी है वो कॉन्केव होता है टुवर्ड्स द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड, तो वहाँ पे बर्स्टिंग स्ट्रेस डेवलप होता है। उस स्ट्रेस को कम करने के लिए जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उससे हम कहते हैं बर्स्टिंग रेनफोर्समेंट। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखते हैं।
व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन यूजिंग पंपिंग फॉर कंक्रीट वर्क्स। यानी कि आजकल के टाइम में क्या होता है कि बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स बनती है, तो वहाँ हम कंक्रीट तो मिक्सर से बना के पहुँचा तो सकते नहीं लेबर के थ्रू, तो हम क्या करते हैं वहाँ कंक्रीट पंप्स यूज करते हैं जो हमारे कंक्रीट को डायरेक्टली जहाँ जिस फ्लोर पे भी हमें चाहिए होगा कंक्रीट, उस फ्लोर तक वो कंक्रीट पंप करके पहुँचा देता है। बट इसके दौरान हमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं कंक्रीटिंग वर्क में जब भी हम पंपिंग करते हैं। In the pumping operation, the force exerted by pump must overcome the friction between concrete and the pumping pipes। यानी कि जब भी हम पंप यूज करते हैं तो पंप का मेन काम क्या होता है कि वो जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है कंक्रीट और पंपिंग पाइप्स के बीच में वो बिल्कुल ना हो, उसमें इतना पावर हो कि वो कंक्रीट के वेट को और प्रेशर को पूरे आगे तक ले जा सके, कंक्रीट को हमारे जिस फ्लोर तक ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचा सके। क्योंकि हमें पता है कि वाटर ही पंपेबल है सिर्फ, तो वाटर जो कंक्रीट में मौजूद होता है, वाटर इन द कंक्रीट दैट ट्रांसफर द प्रेशर, यानी कि वही वाटर जो है प्रेशर को आगे ट्रांसफर में हेल्प करता है कंक्रीट को। द मेन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द पंपिंग आर द इफेक्ट ऑफ सेग्रीगेशन एंड बिल्डिंग। To rectify these adverse effects, the proportion of cement is increased to enhance cohesion in order to reduce segregation and bleeding. On the other hand, a proper selection of aggregate grading helps to improve the pumpability of concrete। यानी कि मेन प्रॉब्लम जो होता है वो हमारा सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग होता है। इसको रोकने के लिए क्या करते हैं कि सीमेंट की मात्रा थोड़ी सी कंक्रीट में बढ़ा देते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा कोहेशन बढ़ जाता है मटेरियल्स के बीच में और हमारा ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन के चांसेस कम हो जाता है। तो इसलिए एग्रीगेट का भी सिलेक्शन हमारा अच्छा होना चाहिए ताकि हमारा कंक्रीट इजीली पंपेबल हो सके। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज कंक्रीट वीक इन टेंशन। यानी कि जो हमारा कंक्रीट होता है वो टेंशन में कमज़ोर क्यों होता है, वीक क्यों होता है। तो आपको ये तो पता है कि जो हमारा कंक्रीट है वो कंप्रेशन में बहुत अच्छा है, बट टेंशन में क्यों नहीं है। तो ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में ये पूछते हैं कि अगर आपको पता है कि कंक्रीट आपका कंप्रेशन में बहुत अच्छा होता है तो टेंशन में कमज़ोर क्यों होता है, उसके बदले हम रेनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं टेंशन को झेलने के लिए। कंक्रीट में ऐसी क्या कमी है कि हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करके टेंसाइल स्ट्रेसेस को झेलने के लिए हमें बनाना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। कंक्रीट इज मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स सेवरल एग्रीगेट टाइप्स, सीमेंट, पोजोलोनास, वाटर, एयर विच आर स्टिक टुगेदर विथ अ सीमेंट पेस्ट। यानी जो कंक्रीट है हमारा बहुत सारे चीज़ों के मिक्सचर से बना हुआ है, जैसे कि एग्रीगेट, सीमेंट, पोजोलोना, वाटर, एयर, वो जो आपस में चिपके होते हैं। जहाँ पे वो चिपकते हैं वहाँ बनता है द इंटरफेस जोन। वही वीक लिंक स्ट्रक्चर में होता है। जो इंटरफेस जोन होता है वही हमारा सबसे वीक लिंक होता है। When the compressing that interface only serves to transfer the compressive stresses from one aggregate to the next। यानी कि जब भी हम compressive stress उस पर प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करते हैं, एग्रीगेट टू एग्रीगेट ट्रांसफर कर देते हैं। तो वहाँ पे हमें कोई एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होती है। अंडर टेंशन, टेंशन के अंदर क्या होता है, द एग्रीगेट्स आर ट्राइंग टू पुल अवे फ्रॉम ईच अदर एंड द ग्लू इज व्हाट होल्ड्स द होल सिस्टम टुगेदर। टेंशन में क्या होगा कि सारे एग्रीगेट्स जो है आपस से दूर जाने लगेंगे, जो भी हमारा सीमेंट उसको चिपका करके उससे दूर जाने लगेंगे। सिंस इट इज सिग्निफिकेंटली वीकर दैन एग्रीगेट्स, यानी कि एग्रीगेट से भी कमजोर हो जाता है। तब इट इज वेयर द फेलियर स्टार्ट एट मच लोअर स्ट्रेस। यानी कि जरा से टेंसाइल स्ट्रेस अगर हम प्रोवाइड कर दे कंक्रीट में तो हमारा कंक्रीट फेल हो जाता है। तो आपको ये उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि कंक्रीट हमारा क्यों होता है वीक टेंशन में। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि द पोर्शन ऑफ अ ब्रिक कट अक्रॉस द विड्थ इज कॉल्ड। यानी कि किसी भी ब्रिक को हम अगर उसे आधा काट देते हैं या थोड़ी दूरी से काट देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो जनरली अगर आप ब्रिक वर्क कराओगे तो वहाँ पे हमेशा आधे ईंट की ज़रूरत पड़ती है, 1/3 ईंट की ज़रूरत पड़ती है, 2/3 ईंट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बैट। यानी जो वो हम कट करने के बाद जो ईंट बचती है उसे हम बैट कहते हैं। तो आप ये याद रखें कि जब भी आप ब्रिक वर्क कराएंगे या कहीं भी आप ब्रिक से रिलेटेड कुछ करेंगे या फिर स्टेयर केस के ट्रेड्स बनाएंगे तो वहाँ पे आपको ½ ईंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे हम बैट कहते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि द डिवाइस यूज्ड फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द इंजन्स इज कॉल्ड। यहाँ इंजन्स कहने का मतलब आपके रेलवे इंजन्स हुए, लोकोमोटिव्स हुए, तो कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल करके उनके डायरेक्शंस को चेंज कर दिया जाता था। आज के टाइम में तो वो डिवाइस यूज नहीं होता, बट पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज होता था किसी भी लोकोमोटिव या किसी भी ट्रेन के डब्बे को या इंजन को घुमाने के लिए। तो उसका नाम होता था टर्न टेबल। आज भी ये बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, म्यूजियम्स में भी रखा हुआ है। अभी भी बहुत रेयरली यूज होता है बट पूरी तरह से डिसअपियर नहीं हुआ। तो टर्न टेबल का काम क्या था कि उसके ऊपर इंजन या कोई भी लोकोमोटिव जाता था और वो उसकी डायरेक्शन बदल देता था ताकि वो फिर अपनी विपरीत दिशा में इजिली जा सके। Now our next question for this video lecture is कि the device provided to prevent the vehicles from moving beyond the end of rail at terminals is called।
यानी कि आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा कि जब भी हमारा टर्मिनल ख़त्म होता है, जब भी हमारा ट्रैक ख़त्म होता है, तो वहाँ कुछ बना सा होता है जिससे आगे ट्रेन नहीं जाती है, वहाँ जाकर ट्रेन स्टॉप हो जाती है, वहाँ टर्मिनेट कर जाती है। तो उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, वो डिवाइस जो होता है वो होता है बफर स्टॉप। यानी कि इस डिवाइस के लग जाने के बाद ट्रेन जो है हमारे उससे आगे नहीं जा सकती। ये फिक्स्ड भी होता है, रोलिंग भी होता है, टेम्परेरी भी लगाया जा सकता है, या परमानेंटली जहाँ टर्मिनल इंड होता है वहाँ फिक्स भी कर दिया जाता है। तो बफर स्टॉप ही वो डिवाइस है जहाँ पे हमारी कोई भी रेल्स या लोकोमोटिव जाकर टर्मिनेट कर जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर, जो हमारे इस वीडियो लेक्चर का 80 क्वेश्चन होगा। तो 80th क्वेश्चन की हम बात करते हैं, व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ 12 mm स्टील बार्स। यानी 12 mm का जो हमारा सरिया होता है, जो हमारा स्टील होता है, उसका यूनिट वेट क्या होता है। यूनिट वेट कहने का मतलब होता है कि पर मीटर लेंथ में हमारा जो वेट आता है उसे हम यूनिट वेट कहते हैं किसी भी स्टील बार का। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में जैसे 12 mm का पूछा गया, आप इंटरव्यूज देने जाओगे तो आपको वहाँ डिफरेंट डायर के भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं 12 mm का जो यूनिट वेट होता है वो होता है 0.89 किलोग्राम पर मीटर में। यानी कि 1 मीटर की लेंथ में 0.89 यानी कि 890 ग्राम या 0.89 kg हमारा लेंथ होता है। बाकी आपको अगर निकालने पता हो तो आप इजीली d²/162.2 से करके आप इजीली किसी भी स्टील का वेट निकाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आपके इंटरव्यू सेशन के प्रिपरेशन के लिए आपकी हेल्प की हो तो इस वीडियो का आप लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। इससे पहले मैंने 7 वीडियोस और की हुई हैं इंटरव्यू सीरीज़ के ऊपर, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से जा करके मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज।